अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से सिर्फ 10 रोज़ पहले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का ये कहना था कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे, जबकि अगले सांस में उनका ये भी फरमाना कि इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है। माजी में हमने देखा कि नून लीग की क़यादत और इसके वज़रा पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने के हामी थे, लेकिन 19 जुलाई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM के वक्त से पहली बार ये कहा था कि मरदमशुमारी के मामले पर अभी तक फैसला नहीं हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात होंगे तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। इसका मतलब यह है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार होगा, जिसके बाद आईनी बहरान पैदा होने का भी खदशा है, क्योंकि कौमी असम्बली का वजूद न होने के बायस आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का मामला है। आया वो कोई ब्यूरोक्रेट होगा, टेक्नोक्रेट होगा या फिर डेमोक्रेट होगा, इस हवाले से मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोन पर इस बाबत बात की थी। इसके अलावा सियासी जमातें भी इस पर सलाह मशवरे कर रही हैं, लेकिन क्या ये गुत्थी इस हफ्ते सुलझ जाएगी? क्या मरदमशुमारी के मामले पर हुकूमत इत्तेहाद मुनक़सिम है? पीपल्स पार्टी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के लिए क्या राजी होगी? बर वक्त इंतखाबात न होने पर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? और क्या इन दिनों जल्द कानून साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ एक पेज पर है? इसी पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत का अमल कहाँ तक पहुँचा है? क्या अभी भी सिर्फ जनरल डिस्कशन हो रही है या कुछ नाम सेलेक्ट करके उन पर मुशावरत की जा रही है? जी, अब क्योंकि इस हुकूमत के चंद दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा आप इसके ऊपर संजीदा डिस्कशन शुरू हो गई होगी। मैं क्योंकि उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं है और कमेटी मेंबरान किसी से शेयर भी नहीं कर रहे। हिकमत उसमें यह है कि अगर ये बात आज सबसे शेयर करनी शुरू कर दी गई तो इसका मीडिया में और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में जो तमाशा लगेगा उससे फिर सारे नाम मुतनाज़ा कर दिए जाएंगे और फिर किसी एक का फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जिनका ये काम है, जिनके ये ज़िम्मे है कि वो फैसला करें, उन्होंने इसको अपने तक महदूद रखा है और वो कंसल्टेशन करके वज़ीर आज़म साहब के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब क्योंकि चंद दिन बाकी हैं, लिहाजा अब इसके ऊपर संजीदा डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई। तो कायरा साहब, दस्तूर तो ये कहता है कि 2 आइन कायदे ऐवान पेश करेंगे, यानी वज़ीर आज़म ज़ाहिर है उसमें आपके साथ मुशावरत होगी और उसके बाद फिर जो हमारे कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं राजा रियाज साहब, उनकी तरफ से भी नाम आ सकते हैं। तो आपकी तरफ से जो जिन नामों का फैसला होगा तो उनके बारे में ये गारंटी तो नहीं की जा सकती कि वही निगरान वज़ीर आज़म होंगे? जी, बिलाशुबा नहीं की जा सकती। पॉसिबिलिटी होती है ना, हो सकता है लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से कोई अच्छा नाम आ जाए, उस पे इत्तेफाक हो जाए, हो जाए जैसे यहाँ से जाने वाले नामों पे कोई इत्तेफाक हो जाए, ये तो पॉसिबिलिटी है। और कायरा साहब, क्या इस बात कायरा साहब, डू यू सी कि ये नाम जो हैं, ये नाम पहुंच जाएं दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास, नौबत वहां पे आ जाए जैसे पंजाब में आई थी कि पंजाब में पार्टियां किसी एक नाम पे मुत्तफिक नहीं हो पाई थी, तो क्या यहां पर भी आपको उसी तरह की सूरत हाल लग रही है? मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, ना है, बल्कि सियासी क़यादत को फैसला करना चाहिए बजाय इसके कि हम इलेक्शन कमीशन के हवाले करें और इस पर इत्तेफाक राय करना चाहिए। और कायरा साहब, क्या इस बात पर तमाम जमातें यकसू हैं कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म हो ये कोई सियासतदान हो या कोई टेक्नोक्रेट भी हो सकता है? जी, मोर और लेस इस पर जमातें मुत्तफिक हैं और इस पर मुत्तफिक होना चाहिए। मेरा तो बहुत पहले से ये मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी ओहदा है, वज़रा भी और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का ऑफिस भी, वज़ीर आला का ऑफिस भी, ये अहम तरीन ऑफिस हैं। इन ऑफिस में सिर्फ सियासतदानों को बैठना चाहिए जो सियासी तौर पे ट्रेंड हों। जिस तरह बाकी सेक्टर्स के अंदर ट्रेंड लोग ही लीडरशिप में जाते हैं, भले वो आर्जी लीडरशिप हो या मुस्तकिल, इसी तरह सियासत के अंदर सियासी ऑफिस के लिए भी जो सियासी तौर पे ट्रेंड और ट्यून्ड लोग होते हैं उन्हीं को इन पे आना चाहिए। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ऑफिस की क्या इससे बड़ी तौहीन होगी कि वहाँ एक ऐसा शख्स बिठा दिया जाए जिसने सारी जिंदगी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी ना लड़ा हो और ना लड़ सकता हो।
ऐसा शख्स मुल्क के सबसे बड़े सियासी ओहदे पे बैठ जाए, ये तो अजीब तमाशा होगा। लेकिन कायरा साहब, आपको नहीं लगता कि ये दस्तूर में, जिस ओरिजिनली आप भी उन फ्रेमर्स में शामिल थे जिन्होंने ये काम किया, आपकी पार्टी भी और PMLN भी, जिन्होंने ये काम किया कि दस्तूर में ये शख्स शामिल की निगरान हुकूमत की, ये हमारी ही ईजाद थी, तो अब इस ईजाद से आपको अचानक क्यों आपको महसूस होने लगा है, मैं पूरे सिस्टम में एक सरासीमगी की कैफियत महसूस कर रहे हैं, अब मीडिया भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी आ जाए जो इस सिस्टम को तूल दे दे? क्यों आखिर ये इस दफा क्यों एहसास हो रहा है आपको? देखिए, तूल देने या ना देने का ताल्लुक किसी शख्स के से तो नहीं होगा, वो तो आइन से होगा, वो तो निज़ाम सिस्टम से होगा, वो तो नहीं है किसी शख्स का अपना इख्तियार तो नहीं है। लेकिन एक आइन के अंदर कोई कदगन भी नहीं है। आइन ये नहीं कहता कि कोई सियासतदान नहीं होगा। माजी में हमने तजर्बे करके देखे हैं, हमने ब्यूरोक्रेट्स को या जजेस को, रिटायर्ड जजेस को करके रखा है, या आपके मीडिया पर्सन्स को, लेकिन वो तजर्बा कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं, और अगर माजी में कोई दुरुस्त फैसले नहीं हुए तो अब ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह चला जाए। बड़ी सिंपल लॉजिक है कि खुदा न खास्ता फौज में अचानक कोई जंग छिड़ जाती है और फौज में फौरी तौर पे लीडरशिप के लेवल पे या सेकंड टियर में हमें इंडक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आप रिटायर्ड फौज के अफसरान ही बुलाते हैं। इसी तरह जुडिशरी के अंदर भी अगर अचानक एडहॉक जजेस रखने पड़ जाए तो आप रिटायर्ड जजेस लेते हैं जिनका काम उन्हीं को साझे। ये जो सियासी ऑफिस हैं, यहाँ पे सियासी तौर पे ट्रेंड लोगों का काम है। सियासी फैसले बाकी सेक्टर्स के लोग, भले वो कितने पढ़े लिखे, कितने सियाने हो, ये उनके पास का रोग नहीं होते। लेकिन कायरा साहब, फिर निगरान सेटअप, एक और भी बात है कि आपने निगरान गवर्नमेंट के आपने इख्तियारात क्यों बढ़ा दिया आपकी पार्टियों ने, आपके पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने, जब एक तरफ ये भी एक अंदाज़ा है, मतलब हो रहा है बहुत सारे लोगों को, शायद आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, कि एक तज्जिया ये है कि शायद सेंसस का मामला लेके या किसी और वजह से बात आगे निकल सकती है इलेक्शन की 60 या 90 दिन से, तो आपने तो उनके इख्तियारात भी बढ़ा दिए हैं। गोया आपने इंडेफिनिट मुद्दत के लिए तो तकरीबन आपने कबूल कर लिया है ना, और उसके इख्तियारात खुद बढ़ा के भी। पहली गुजारिश ये है कि इख्तियारात बढ़ाए गए, जो बिल आया उसको रोक दिया गया, फिर इस पर डिटेल डेलिब्रेशन हुई और सियासी जमातों की तरफ से हबीब साहब रोका गया। मीडिया के अंदर डिबेट से नहीं रोका गया, किसी और फोरम से नहीं रोका गया, अदालतों से नहीं रोका गया, सियासी जमातों की क़यादत ने ही वहां बैठे हुए हमारे सेनेटर्स और MNAs ने रोका, और उसके अंदर तस्हीह की गई कि ये इख्तियारात इतने देने चाहिए और वो इख्तियारात क्यों देने चाहिए। एक कि आपने जो आलमी मुआहदे किए हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना है, नए मुआहदे करने का इख्तियार नहीं है। आपने जो ऑलरेडी अपने प्रोसेसेस शुरू किए हुए हैं उन पे अमल दरामद के लिए आपको कुछ इख्तियार देने चाहिए। माजी में केयर टेकर गवर्नमेंट्स बना के हमने तजर्बा किया और ये इख्तियार उनके पास नहीं थे, तो वो फंक्शनली वो काम उस तरह नहीं कर पाए। अब ये इस हद तक किया गया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है नए प्रोजेक्ट और नए मुआहदे तो नहीं करेगी, लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेसेस के अंदर अगर उसको कोई फैसला करना पड़ता है तो फिर उसके हाथ मुकम्मल बंधे नहीं होने चाहिए। ये तजर्बे से कानून के अंदर इस्लाह की गई है। रही बात के लंबे अरसे के लिए और मशकूक हो गया है, हाँ इसके ऊपर बहस तो पहले ही जारी थी, लेकिन वजीर आज़म साहब के कल के उस एक इंटरव्यू के अंदर जो बयान था उसके बाद इस पे सवाल ज़रा संजीदा उठ गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि शायद उनकी तरफ से कहना कुछ और तरह का था, उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह आई है, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी कहना अभी मुमकिन नहीं है। मैंने भी अपनी क़यादत से इस पर राय लेनी है, मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वज़ीर आज़म साहब से भी राय लेनी है, लेकिन इलेक्शन का डिले हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात पर राजी होगी? मैं इसके बारे में जाती तौर पे कोई राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ। आपकी पार्टी तो इस मामले पर यकसू है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो वो तो डिले होगा फिर इंतखाबात में। जी बिलाशुबा हम वक्त पे इंतखाब के हक में हैं, उसी के दाई है, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला करना कि ये
दुरुस्त है या नहीं है, मरदमशुमारी नई होगी पुरानी होगी, इसके ऊपर मुझे यहाँ अपनी राय देने का इस्तेहकाक नहीं है। मैं अपनी जमात की राय के साथ चलूंगा और वो इंशाल्लाह आज या कल में हम अपनी जमाती राय आपके सामने रखें। ठीक। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि आप खुद एक मतलब जमहूरी आदमी हैं और जमहूरियत से आपका लगाव कम से कम पाकिस्तान में, उस पर किसी को शक नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ आखिर में कानून साजी जिस तरह धड़ाधड़ हो रही है और जिस अंदाज की हो रही है, ये किसी को टारगेट किया जाना मकसूद है, और बिलखुसूस एक पार्टी को यानी पीटीआई को? हबीब साहब, एक बिल की हद तक तो ये बात अपनी जगह कही जा सकती है। आप जो शक शुबे की बातें की जा रही हैं, मुझे तो उस पर शक नहीं है, लेकिन ये बात बहरहाल आपकी दुरुस्त है कि माजी में जो खुसूसी कवानीन बनाए गए, यानी दहशत गर्दी का कानून बना, वो दहशत गर्दों के खिलाफ कम और सियासतदानों के खिलाफ ज्यादा चला। इसी तरह के और बहुत सारे कानून जो खुसूसी चीजों के लिए बनाए गए, वो बाज़ औक़ात सियासतदानों पे लगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इतना वाइब्रेंट मीडिया है, अदालतें हैं, इन हालात में शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि आप कोई कानून बनाएं किसी और नीयत से, इस्तेमाल किसी और नीयत से करें। हाँ, आपको कवानीन बनाने के लिए जो माजी का तजर्बा होता है या मुस्तकबिल की जरूरतें होती हैं, उनको सामने रख के कानून साजी करनी चाहिए। देखिए ना, इस वक्त मुल्क में काफी अरसे से दोबारा एक दहशत गर्दी की, इंतहा पसंदी की लहर उठी है। उसको कर्ब करने के लिए अगर आप कोई कानून साजी करते हैं, उस नैरेटिव को मारने के लिए कोई कानून साजी करते हैं, तो उसमें तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर इसका कोई सियासी इस्तेमाल होता है तो उसको ना आप कबूल करेंगे ना। कायरा साहब, एक और भी तो इसमें है ना, आपकी खुद पार्टी के अंदर से सेनेट में बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि आपकी पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन कानून जो है वो बिल्कुल बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आ जाता है और उस पर राय मान ली जाती है। वो तो आपकी पीपल्स पार्टी को नो डाउट ये क्रेडिट जाता है कि उसने उस रास्ते में रुकावट खड़ी करने की अपनी सी पूरी कोशिश की है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप अभी निगरान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, निगरान वजीर आजम की, पीपल्स पार्टी जाहिर है हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, अपनी मुशावरत कर रही है। क्या आप समझते हैं कि आप मुशावरत का दायरा वसी करके इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक फैला दें, क्योंकि उसकी खाली करदा नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद के बाद सबसे बड़ी हैं, सबसे ज्यादा हैं, और जिन पे इलेक्शन भी नहीं हुआ? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, जरा थोड़ा सा रिपीट कीजिए। यानी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निगरान वजीर आजम के तकर्रुर या तय्युन में कुछ उनसे भी मुशावरत की जा सकती है? क्या पीपल्स पार्टी ऐसा सोचेगी? हबीब अकबर साहब, सवाल यह है कि आइन तो दो अफराद का ही कहता है, यानी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन का। लेकिन जिस तरह लीडर ऑफ द हाउस मुशावरत कर रहे हैं अपोजिशन की जमातों से, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे होंगे। तो कोई मजायका ना होता, लेकिन जितनी तलखी इमरान खान साहब ने भर दी है सिस्टम के अंदर, जितनी नफरत भर दी है, अब शायद ये मुमकिन आसानी से ना हो, लेकिन अगर ये हो पाता तो इसमें कोई मजायका नहीं। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो फिर कितने अरसे के लिए डिले होंगे? अगले साल मार्च अप्रैल में हो जाएंगे या फिर उससे भी आगे जा सकते हैं? मेरा ख्याल है अभी हमें इस पे कोई ये राय नहीं, अभी हमें अपनी इस बात पे रहना चाहिए कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। लेकिन कायरा साहब, हालात तो इस तरफ इशारा नहीं कर रहे। देखिए ना, हालात इस तरफ इशारा नहीं कर रहे और मुझे हालात उस तरफ जाते हुए नजर भी नहीं आते, उसकी गुंजाइश भी नहीं बनती नजर आती। लिहाजा इस पे कोई हतमी राय देने से पहले कोशिश अटमोस्ट करनी चाहिए, हमें भी आपको भी, कि कोई ऐसी सोच को हम परवान ना चढ़ने दें, उसको हम इतनी स्पेस ना दें कि उसी सोच को अपना लिया जाए, क्योंकि इससे फिर एक ज़हन साजी भी शुरू हो जाती है ना। ये डिबेट जो इस वक्त मीडिया में जारी है, इससे लोगों का ज़हन बनना शुरू हो जाता है, अच्छा जी चलो ठीक है, अगर कोई 2 महीने 3 महीने हो जाता है तो कोई और। तो मेरा ख्याल है अभी एक टू अर्ली है। नहीं कायरा साहब, इस डिबेट से ज़हन नहीं बना, कायरा साहब इस डिबेट से ज़हन नहीं बना, ज़हन 2 सूबों में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह से बना है। तो कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि सिस्टम के अंदर तमाम लोग कर देता हूं जी, इस पर मैं गुजारिश कर दूं। मैं एक तो ये कह रहा हूं कि इस तरह की डिबेट से पब्लिक एट लार्ज का ज़हन बन जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है
जो नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पॉजिटिव रंग में। दूसरा, पंजाब और के अंदर होने वाले इंतखाबात डिले हो गए और वो वक्त पे जो अदालती फैसला था उस पर नहीं हो सके। लेकिन ये याद रखिए कि वो इलेक्शंस 2 असेंबलियां डिसॉल्व की गई मिड टर्म में और उसके इलेक्शन का अनाउंस किए गए, लेकिन उस असेंबली जिसका इलेक्शन अनाउंस हुआ, जिस पे अदालत में मुकदमा चला, उसके चीफ मिनिस्टर ने असेंबली तोड़ते हुए भी कहा कि यह गलत फैसला है। असेंबली तोड़ने के बाद भी मुतअद्दिद दफा कहा यह गलत फैसला कराया गया। वो कहते थे मैं समझाता रहा। दूसरा, उसके ऊपर जमातों के अंदर बड़ा वाज़े पार्लिमान में डिवीजन थी, पार्लिमान यकसू थी, सिवाय एक सियासी जमात पीटीआई के मुल्क भर की सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक थी कि एक सूबे के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये अदालत के अंदर गया तो अदालत भी डिवाइड होती चली गई, मीडिया के अंदर भी डिवाइडेड डिबेट थी और वो मिड टर्म था। यहां तो जो आपको टर्म दी गई है वो टर्म मुद्दत खत्म हो रही है, लिहाजा इसके बियॉन्ड जाना अब मुमकिन नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन ये जो डिबेट छिड़ी है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब की इस गुफ्तगू के बाद इसको जरा सीरियसली लेके इसके ऊपर एक आध दिन में अब राय देखते हैं क्या आती है। कायरा साहब, लेकिन डिबेट तो इस बात पर भी हो रही है कि अब जो इंतखाबात होंगे उसके बाद जो जमात हुकूमत में आएगी, वो जो इंतखाबात की शफाफियत है, जो आज़ादाना इंतखाबात के हवाले से एक माइंड सेट होता है, उस हवाले से भी तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। देखिए, ये तो बहुत ही दूर की कौड़ी है। इंतखाब पे सवाल तो इंतखाब के बाद ही उठेंगे ना, इंतखाबात शफाफ थे, नहीं थे, मनोवर थे, मैनेज थे, क्या था। ये अभी से कहना, मेरा ख्याल है आप शायद इसका तजर्बा रखते हो या कह सकते हो, मेरे लिए तो खैर मुमकिन शायद नहीं हो। तो कायरा साहब, एक बात ये जरा बताइएगा कि अब जो सूरत हाल आगे बनती नजर आ रही है, आपने 2 काम किए। एक, चलिए आपका उस पर आर्गूमेंट ये ठीक है कि पॉलिटिकल जमातें सारी इकट्ठी थी कि 2 सूबों में या 1 सूबे में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो नुकसानदेह होंगे। लेकिन उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपने एम्बिट से बाहर निकल के एक काम किया कि उसने 90 दिन की बजाय 2 सूबों को 2 सूबों में इलेक्शन कराने की 11 अक्टूबर की एक तारीख दे दी, जो उसके दायरे इख्तियार से ना सिर्फ बाहर थी बल्कि तकरीबन ये दस्तूर शिकनी के मुतरादिफ थी। अब सूरत हाल यह है कि आपने खुद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया है कि डेट आप देंगे। तो इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन को बढ़ा के 6 महीने या 7 महीने तक ले जा सकता है, तो अब जनरल इलेक्शन को बढ़ाने के लिए उसके पास प्रेसिडेंस तो मौजूद है, वो 1 साल भी बढ़ा सकता है। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज की कि हमें, वो कहते हैं ना, जो कंपैरिजन होगा ना, वो मैंगोज विद मैंगोज और एप्पल्स विद एप्पल्स। यहाँ सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट 90 दिन की ही दी थी। इलेक्शन कमीशन की उस डेट के ऊपर इतराज हुए। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत वक्त को कहा, इस पे पार्लियामान का फैसला आया, पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से रेजोल्यूशन करके इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया। फिर वो डेट गुजर गई, इलेक्शन कमीशन को अदालत ने बुला लिया, अदालत, इलेक्शन कमीशन ने वहां जाके भी कहा, अदालत ने भी एक फैसला दिया जो मुतनाज़ा हो गया। लिहाजा उस पे इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया कि अच्छा जी, ये जब असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी, मुल्क में एक दफा इलेक्शन होगा, जो पार्लियामान ने रेजोल्यूशन किया था, उसके लिए 8 अक्टूबर की डेट दी गई थी ताकि सारे मुल्क का इलेक्शन एक वक्त में होगा। ये उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं थी। अब भी इलेक्शन कमीशन एट इट्स ओन ये फैसला नहीं कर सकता कि 6-8 महीने के लिए इलेक्शन डिले कर दिया जाए। अगर कोई ऐसी सूरत हाल, जो कि मैं कहता हूँ डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, अगर ये जो मर्दमशुमारी का अमल है, अगर ये मैंडेटरी हो जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, ये कंपल्शन होगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन डेट देगा विद इन दैट एम्बेट, विद इन दैट पैरामीटर्स जो आइन के अंदर तय है, वो 60 या 90 दिन के अंदर। लेकिन वो डेट पहले प्रेसिडेंट देते थे, अब वो इलेक्शन कमीशन देगा। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन का ड्यू टाइम है तो इलेक्शन कमीशन 150 दिन का डेट दे दे। नो, नॉट एट ऑल। एक दिन आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे नहीं कर सकते जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब,
कायरा साहब से मैंने ये सवाल किया कि अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो कितने डिले हो सकते हैं? उनके बकौल तो इस बात पर डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं कितने डिले हो सकते हैं? फिर अगले साल मार्च अप्रैल में हो जाएंगे या फिर उससे भी आगे जा सकते हैं? आई 100% अग्री विद कायरा साहब कि ये डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर ये डिबेट अब आ चुकी है और उसकी वजह 2 सूबों की असम्बलियां टूटी। अब उसको असम्बली टूटने के बाद वो सियासी मामला नहीं रहता। असम्बली टूट जाए तो फिर वो एक खालिस्तन दस्तूरी और कानूनी मामला होता है। उस पर फिर डिबेट, ये तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं कि ये अच्छा हुआ या गलत हुआ, लेकिन दस्तूर उस पर बहस नहीं करता। दस्तूर असम्बली तोड़ने के बाद इलेक्शन की मुद्दत बता देता है, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। तो अब लिहाज तो उसके बाद फिर ये सारे अशकालात, शकूक व शुबहात पैदा हो गए कि इलेक्शन आइंदा होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ फिर आप देखिए कि इलेक्शन में जो पार्टियां जब आई थी, ये जो इख्तदार में आई थी, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा था कि लोग पीटीआई को इसलिए छोड़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करना चाहते हैं जी। मौजूदा हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब राजा रियाज साहब ने ये अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया था कि वो आइंदा इलेक्शन ही नून लीग के टिकट पे लड़ेंगे। बिल्कुल। यानी आप जरा तसव्वुर कीजिए, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, यानी जुलाई 2022 में जो इलेक्शन आए, उन इलेक्शंस ने यकायक सबकी आंखें खोल दी। बल्कि मैं आपको अर्ज करूं कि ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक हैरत का एक गुर्स था जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसके इत्तेहादियों पे आ पड़ा कि ये क्या हो गया कि जिस शख्स को, यानी जिस पार्टी को गैर मकबूल समझा जा रहा था, वो इतनी मकबूल कैसे होगी। तो अब उस पार्टी का खौफ है बुनियादी तौर पे। अच्छा। सिस्टम के अंदर आप देख लीजिए, खुद वजीर आजम साहब क्या बात करते हैं। वजीर आजम साहब एक ही सांस में 3-4 बातें कर देते हैं। अब वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख तो इलेक्शन कमीशन देगा। बिल्कुल। और वो इलेक्शन कमीशन जो दस्तूर का लिहाज रत्ती बराबर भी नहीं कर रहा, और उसने अपने दायरा कार को तोड़ते हुए न सिर्फ अप्रैल 2022 में गलत बयानी की कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हालांकि उसे तैयार होना चाहिए था। फिर 2 सूबों की असेंबलियां टूटी, उसने कहा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसे तैयार होना चाहिए था। फिर उसने अपने दायरा कार को यूं तोड़ा या यूं फैलाया कि 11 अक्टूबर की तारीख दे दी, यानी जिसकी कुल मुद्दत अप्रैल में 17 अप्रैल को खत्म हो रही थी, उस मुद्दत को बढ़ा के उसने अज खुद ही 11 अक्टूबर तक फैला लिया। और तो इसका मतलब यह है कि 2 ही बातें हैं, या तो इलेक्शन कमीशन को दस्तूर का पता नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो दस्तूर को तोड़ते मरोड़ते हैं और पता नहीं किसके कहने पे। अच्छा हबीब साहब, निगरान वजीर आजम अगर टेक्नोक्रेट होता है, कोई भरोसा नहीं है जी, अगर निगरान वजीर आजम को टेक्नोक्रेट होता है तो फिर ये जो सारी सियासी जमातें हैं ये कहां स्टैंड करेंगी और इम्पैक्ट क्या आएगा टेक्नोक्रेट निगरान वजीर आजम का? देखिए उस्मा, बहुत सी बातें जो हैं वो कहने वाले से, वो अरबी का एक मुहावरा है, बहुत सी बातें कहने वाले से कहती हैं कि हमें मत कहो। अच्छा। क्योंकि हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो आजकल मैं उन सहाफियों में शामिल हूं जिन्होंने ये मुहावरा अपने लिख के जेब में भी रखा हुआ है। अच्छा। अपनी लाइब्रेरी में भी रखा हुआ है, और अपना वो स्क्रीन सेवर भी लगा लेते थे, जैसे मैंने वो भी लगाया हुआ है। तो मैं बहुत सारी बातें जो हैं वो मुझे कहती हैं कि हमें ना कहो, लेकिन फिर भी मैं डरते थोड़ा सा कहने की कोशिश करता हूँ जी। तो वो ये है कि देखिए, जो अगर आप इलेक्शन को आगे बढ़ा लेंगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है मार्च। वो आप किसी तरीके से उस मार्च तक की मुद्दत को दस्तूर में ला सकते हैं, क्योंकि मार्च में होगा ये कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी आ जाएगा जी। और अब जब आपने जहां पे आके असेंबली खत्म हो रही है, यहां पे सदर भी खुद ब खुद प्रोलॉन्ग कर जाएंगे जी। बिल्कुल, ठीक है। यानी ये पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, यानी जनरल ज़ियाउल हक को और जनरल मुशर्रफ को छोड़ के पहले सदर होंगे जो 5 साल की मुद्दत एक्सीड कर जाएंगे। हाँ जी। यानी आप जरा ये भी हम जी एक्सीड कर जाएंगे। अब चूंकि अगली असेंबलियां नहीं है
तो असम्बलियों के बगैर सदर का इंतखाब कैसे होगा? तो लिहाजा एक तो सबसे पहला क्राइसिस वो मार्च में आ जाएगा। लेकिन हमारे सिस्टम में माशाल्लाह जिस तरह की क्राइसिस के लिए एक कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो चुकी है, उसकी दाद पूरी दुनिया देती है। यानी हमारा दस्तूर हमारी आंखों के सामने इलेक्शन का हुक्म देने के बावजूद बेचारा बेजुबान होकर रह गया। अदालत ने फैसला दिया, फिर वो फैसला नहीं माना अच्छा अबीर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मार्च तक भी इलेक्शन चले जाते हैं, नून लीग क्या डैमेज कंट्रोल कर लेगी और किसके हाथ क्या आएगा? नून लीग अपना डैमेज खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, इसे मदद की जरूरत पड़ेगी अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, और बाकी जमातों के हाथ क्या आएगा? जी, बाकी जमातें देखिए, नून लीग जहां से डैमेज कंट्रोल करेगी ना जिस अंदाज में, उसी तरीके से पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम का भी डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उनके डैमेज कंट्रोल का मंसूबा फिलहाल मुझे लगता है कि वो खटाई में पड़ गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसे इमदाद हासिल है डैमेज कंट्रोल करने की। अच्छा। फिलहाल तक तो लिहाजा एक तो ये बात समझ लीजिए, बाकी जमात जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है वो सेफ जोन में है। अच्छा। उसके पास जो अब है वो इलेक्शन के बाद भी उसके पास रहेगा। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के मिलिट्री ट्रायल केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरखास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि अदालती छुट्टियां चल रही हैं, सितंबर तक फुल कोर्ट बेंच दस्तयाब नहीं। 2 बार मामूल से बड़ा लार्जर बेंच बनाया, वो मुकम्मल समाअत नहीं कर सका। लार्जर बेंच बनाकर मुकदमे की समाअत करना नामुमकिन है। किसी को पसंद आए या नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, गो के फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किसी को पसंद आए या नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। तो इससे हम क्या समझें, जल्दी इस मुकदमे का फैसला आने वाला है? जी बिल्कुल उस्मा, ये देखिए आज सिर्फ आज ही नहीं, ये इससे पहले भी फुल कोर्ट वाला मामला जो है, जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, फुल कोर्ट वाला मामला जो था ये कई बार टेकअप किया गया और उसको कई बार रिजेक्ट भी किया गया। तो और ये तकरीबन 2 माह हो गए हैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। इस दौरान आपको याद होगा कि ये तो अवलीन तौर पर ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था जो चीफ जस्टिस ने बनाया था, जिसमें से फिर हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उन्होंने किसी ने रिक्यूज़ किया और कोई तीनों अलहदा हुए ये बेंच से। फिर ये 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है रह गया। इसने तमाम तर कार्रवाई जो की है, तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल जो हैं वो सुने जा चुके हैं। अब सिर्फ जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी हुकूमत पाकिस्तान, इसके अलावा जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी अंडर नोटिस हैं, उनको भी फरीक बने हुए हैं, और फिर इसके अलावा वजारत दिफा और वजारत दाखिला, ये इन लोगों को नोटिस हैं। इनके वकील जो हैं अब वो अपना मौक़िफ़ देंगे तो ये मामला चलेगा। बात बताइएगा कामरान के कल तो ये लग रहा था कि जैसे फुल कोर्ट बेंच जो है वो बस बनने को है, यानी कल एक मौका तो ऐसा आया था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। वो उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि फुल कोर्ट वाला मामला इससे पहले कई बार रिजेक्ट किया जा चुका है। तो कल फैसल सिद्दीकी जो कि एक सिविल सोसाइटी के वकील हैं, सिविल सोसाइटी की एक तंजीम है, वो दरख्वास्त गुजार है और फैसल सिद्दीकी उनके वकील हैं, उन्होंने यकदम से एक रैंडमली एक दरख्वास्त जो है वो दी और चीफ जस्टिस ने भी उसके ऊपर जो है वो दलाइल जो है वो मांग लिए। तो नजर ये आ रहा था कि ये यकदम से अगर दोबारा फुल कोर्ट का मुतालबा अगर दोबारा से उसको प्रेस किया जा रहा है तो शायद चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट बनाने की तरफ जाएंगे। और उसमें फिर यह भी कहा जा रहा था अभी सब कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाने की दरखास्त मंजूर हो जाती है तो ऐसी सूरत में सितंबर तक इंतजार करना होगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं कोर्ट्स में। उसके बाद सितंबर में जब ये छुट्टियां खत्म होंगी, जजेस अवेलेबल होंगे, और इस दौरान जो है वो आपको पता है कि चीफ जस्टिस की अपनी जो रिटायरमेंट की डेट है वो आ जाएगी 16। इसमें एक बात ये भी तो होती है, या जब भी फुल कोर्ट का मुतालबा बिलखुसूस पिछले कुछ अरसे में सामने आने लगा है, तो उसमें अदलिया के अंदर जो तकसीम का तासुर है उससे भी फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये फैसला कि फुल कोर्ट नहीं बनेगी, क्या ये तकसीम का बायस बनेगा या इस फैसले को रेगुलर लिया जाएगा? यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा उसको
क्योंकि वो भी उन लोगों में से हैं जो कहते रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। जी, आपकी बात बिल्कुल बजाय। देखिए, लेकिन इसमें अभी साहब आप ये ज़रूर देखें कि इसमें जितने दरख्वास्त गुजार थे, यानी कि इसमें एतजाज़ एहसन से लेके जस्टिस जवाद ख्वाजा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद ज़ुबैरी और ये सिविल सोसाइटी, ये जितने भी दरख्वास्त गुजार थे, इन सब ने ये कहा था कि जी हमें फुल कोर्ट नहीं, हमें इसी बेंच पर, इसी लार्जर बेंच पर एतबार है, और तभी ये गुज़िश्ता 1.5 माह से इसकी जो समाअत है वो चल रही है। तो सिर्फ एक दरखास्त गुजार ऐसे थे जिन्होंने कि रैंडमली एक एप्लीकेशन दी कि जी ये फुल कोर्ट बनाया जाए और ये किया जाए। और आपको ये भी याद होगा अभी साहब कि इससे पहले जब भी फुल कोर्ट का मुतालबा आया इस केस में या किसी दूसरे केस में भी, तो ये वाली बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि एक डिवाइड जो कि मौजूद है अदलिया में इस वक्त, एक डिवाइड जो है उससे यकीनी तौर पे उससे बचने के लिए और उससे फायदा उठाने के लिए ही फुल कोर्ट की या तो हिमायत की जाती है मुखालफत। इस फैसले को हमारे जो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, जाहिर है आप जानते वो भी इस बेंच में का हिस्सा थे और फिर जिस अंदाज से वो उठे उन्होंने अपना एक इस्तदलाल पेश किया। तो अब क्या ख्याल है, अगर ये बेंच फैसला कर देता है तो अगले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब ये मनसब संभालेंगे तो क्या वो इसमें कोई तब्दीली तरमीम इसको अंडू कर सकते हैं? हबीब साहब, एक तो ये कि ये वाला जो केस है ये इस नौयत का है, यानी जिसे हम कह रहे हैं कि हसास नौयत का केस है जिसे कहा जा रहा है। तो इस केस में तो बल्कि ये कहा जा रहा था कि शायद मौजूद चीफ जस्टिस जो हैं वो इस केस से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, वो इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं और जानबूझ के टाइम बाइंग हो रहा है ताकि 16 सितंबर को वो रिटायर हो जाएं और फिर ये जो बार या बोझ है एक फैसला करने का, एक मुश्किल फैसला करने का, ये फिर मुंतकिल हो जाए जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर। लेकिन अब तो ऐसा नहीं लग लेकिन रहा। अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अभी ऐसे ही लग रहा है कि यही मौजूद चीफ जस्टिस जो हैं यही इसको कंक्लूड करेंगे और यही कोई फैसला देंगे। और आज जो आपने रिमार्क्स उनके पढ़ दिए कि उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपना काम जारी रखेंगे और ये वक्त बताएगा कि जी हमने, तारीख बताएगी कि हमने सही फैसला किया या गलत। तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही तारीख में तो ये भी बताना है कि 14 मई के फैसले को नहीं माना गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस पर कुछ नहीं किया, ये भी तारीख ने बताया। जी बिल्कुल, वो फैसला मौजूद है जी, 14 मई को इलेक्शन कराने वाला फैसला। कामरान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 5 अगस्त को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 5 अगस्त 2019 तारीख का वो स्याह दिन है जब नरेंद्र मोदी की इत्तेहापसंद हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 35 और 370 को ख़त्म करके वादी को रियासत की बजाय 2 वफाकी इकाइयों में तकसीम कर दिया, जबकि मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए वहाँ गैर कश्मीरियों को ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी। कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती और उनकी हर सतह पर हिमायत जारी रखने के लिए 5 अगस्त को हर साल की तरह इस बार भी मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। हबीब साहब, 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक यानी इन 4 सालों में हमने इस मामले पर क्या कुछ किया और उसका इम्पैक्ट क्या आया? अगर आप इसको अवामी नुक्ता नज़र से देखें तो अवाम के दिल के अंदर तो ये सुलग रहा है कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ये जुल्म हुआ कि उनकी जो लिमिटेड सी एक ऑटोनॉमी थी उसको भी, एक नाम निहाद सी ऑटोनॉमी थी, उसको भी इंडिया ने ख़त्म कर दिया और अपने ही दस्तूर को प्रैक्टिकली तोड़ दिया गया। अब वो मामला वहाँ की अदालत में है। वहाँ के बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अपने दस्तूर की रोशनी में जायज़ा लेगी तो वो मोदी गवर्नमेंट के इस इकदाम को सरीहन मतलब आप यूँ कहिए कि गैर दस्तूरी करार देकर वापस वो स्टेटस बहाल कर देगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो इंडिया ने उसके ऊपर जो अपना गैर कानूनी कब्ज़ा है उसको कानूनी बनाने के लिए नाम निहाद अंदाज में जो भी अपने दस्तूर के अंदर या अपने दस्तूर से बाहर निकल के जो कदम उठाया है उसका तमाम तर जो बोझ है वो हमारे कश्मीरी भाइयों पर है। जहाँ तक पाकिस्तानियों का मामला है, यानी हमारी पाकिस्तान की हुकूमत का मामला है, तो अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद से आज तक हम वक्तन फ़वक्तन अपना केस तो पेश करते रहे हैं दुनिया के सामने। साबिक वज़ीर आज़म ने भी पेश किया, मौजूदा वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, बल्कि मौजूदा वज़ीर आज़म तो आने से पहले बाकायदा तौर पर साबिक हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया,
क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर एक चूँकि हसास मसला है और कश्मीर के मामले पर थोड़ी सी भी ऐसी पेशरफ्त जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, वो जो भी इनकम्बेंट हुकूमत होती है उसके ऊपर पहला इल्ज़ाम ही गद्दारी का लगता है। तो लिहाजा वो इल्ज़ाम भी लगाते रहे। लेकिन ये 2019 से ऑनवर्ड अब तक हमारी हुकूमत कुछ इसलिए नहीं कर पाई कि हम अपने अंदरूनी मसाइल में इतने उलझ चुके हैं कि हम पाकिस्तानी बतौर कौम हम दुनिया को राग़िब नहीं कर सके इस तरफ कि जनाब हम मुत्तहिद हैं, हमारा कश्मीर हमारा मुश्तरका एक मकसद है, पूरी कौम का मुत्तफ़िका इसके ऊपर पूरी कौम का एक मुत्तफ़िका फैसला है कि कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। लेकिन हम इस केस को दुनिया के सामने अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाए। 2019 के बाद एक तो पहले आ गया कोरोना, और कोरोना में जाहिर है इंटरनेशनल एक्टिविटीज काफी हद तक रुक गई। उसके बाद फिर जब हमने कोशिश की तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल जो अपहीवल एक शुरू हो गया और सारे का सारा जो अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हो गए। तो जब खुद कोई हुकूमत, जब किसी कोई मुल्क उसकी हुकूमत और उसका सियासी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए तो फिर दुनिया उसकी बात सुनते हुए बहुत सारी चीज़ें सोचती है। तो ये हमारी कमज़ोरी है, पाकिस्तानी हुकूमतों की यके बाद दीगरे कमज़ोरी है, पाकिस्तान के इस निज़ाम की कमज़ोरी है जिसमें हम सियासी अदम इस्तेहकाम में मुब्तला हो जाते हैं और अपने जायज़ यानी कश्मीरियों की जायज़ हमायत जो हम 75 साल से करते आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल में जितनी उनकी जरूरत थी उनकी जरूरत से तो शायद हमेशा हम थोड़ी सी यानी इस मामले पर हमारी आवाज तब सुनी जाएगी जब हम खुद स्ट्रांग होंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।